देखो जैसे जैसे हम जुत्सु काइसेन मॉड्यूलों की एंडिंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमें एंड में गोजो कैमियो पक्का देखने को मिलेगा। बिकॉज चैप्टर 23 जो लेटेस्ट चैप्टर आज आया है उसके अंदर हमें चोसो टेनगन और टोजी का कैमियो देखने को मिला है ना। ऐसा नहीं होगा कैरेक्टर एक्चुअली मांगा में आ गए हैं, उनको बस याद करा गया कि ऐसे कैरेक्टर्स थे हमारे पास। ऑल्सो YMCA जैसे हम एंडिंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वेल बिकॉज मैक्सिमम अब बस 2 चैप्टर ही बचे हैं, उसके बाद मॉड्यूलो विल एंड। एनीवे जो चैप्टर 23 होम इज आ चुका है एंड आई मस्ट से चैप्टर अब तक का आई थिंक सबसे ज्यादा हैवी डायलॉग चैप्टर है। इसमें बहुत सारी बातचीत हुई है और हम एक परफेक्ट एंडिंग की तरफ जा रहे हैं जो हम डिजर्व करते थे जुत्सु काइसेन के अंदर। हमें तब देखने को नहीं मिली पर आई थिंक यहाँ हमें देखने को मिल सकती है। एनीवेज तुम लोग याद हो चैप्टर 22 के अंदर जो पिछले वीक आया था उसके अंदर पहले यूजी ने एक रिचुअल परफॉर्म करा था जिसमें उन्होंने माहितो को अपना कुत्ता बना लिया था। यूजी ने अपने स्लैशेस के चलते माहितो को काट दिया था जिसके चलते मारू माहितो की कर्स टेक्निक आइडल ट्रांसफिगरेशन यूज कर पाएगा। इसके बाद यूजी और मारू सोचते हैं कि दुनिया को एग्जैक्टली कैसे फ्री करने वाले कर्स स्पिरिट से एंड दे केम अप विद 2 सॉल्यूशंस। पहला जापानीज लोगों में से कर्स एनर्जी ही रिमूव कर दो और दूसरा सारे जापानीज लोगों को ही सॉर्सर बना दो। नाउ सेकंड वन साउंड्स इनसेन और वो नहीं होने वाला बिल्कुल भी। सो दे हैव टू गो विद द फर्स्ट सॉल्यूशन, मतलब वो कर्स एनर्जी रिमूव कर देंगे जापानीज से। बट उसमें भी दिक्कत होने वाली है, जो फ्यूल रिसोर्सेज वगैरह होते हैं वो एक टाइम बाद खत्म हो जाएंगे। उसके बाद इन्हें कोई नई टाइप ऑफ एनर्जी चाहिए होगी और वो क्या होगी, कर्स एनर्जी। कर्स एनर्जी को यूज करके किसी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर एक कर्स एनर्जी रिमूव कर देंगे तो फ्यूचर के एल लग जाएंगे। फिर मारू बोलता फिर तो हमें नहीं करना चाहिए। एनयूजी सेज हाँ ये गलत है बट हम तब भी करेंगे बिकॉज मेरे हिसाब से अब ये करना ठीक रहेगा। फ्यूचर में जो होगा मैं संभाल लूंगा, मैं अभी नहीं मरने वाला, चिंता मत कर। अरे हाँ ऑल्सो अगर तुम्हें कुछ दिख रहा है तो इस संडे एनीवे लास्ट चैप्टर के एंड में ये डिसाइड हुआ था कि हाँ ये लोग जापानीज लोगों में से कर्स एनर्जी रिमूव कर देंगे। बट यूजी ने बोला था अगर तुम ऐसा करोगे तब भी कर्स स्पिरिट खत्म नहीं होने वाली, वो तब भी पैदा होंगी। चैप्टर के स्टार्टिंग में यूजी वही बोलता अगर हम कर्स एनर्जी रिमूव कर देंगे जापानीज लोगों से तब भी कर्सेस बनेंगी, वो खत्म नहीं होंगी। मारू के बाद समझ आती है, बोला 1 मिनट रुक, हमने जो अब तक सारी बात करी सारी वो उसकी समरी बनाते हैं, ठीक है। यूजी बोलता है हाँ ठीक है, देख बॉटम लाइन ये है कि तुम ह्यूमन में से कंप्लीटली कर्स एनर्जी रिमूव नहीं कर सकते हो, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दैट। देख सबसे पहले हम बात करने वाले उन लोगों की जो बाहर रहते हैं जापान के, मतलब ओवरसीज। जापान के बाहर ज्यादा लोगों पे कर्स एनर्जी नहीं है, सिंपल बात। जैसा बोल लगा कर्स एनर्जी अर्थ पे बस जापानीज लोगों के पास ही है। बट देयर आर सम एक्सेप्शन। ओवरसीज जो लोग हैं वो भी कर्स एनर्जी एमिट करते हैं बट बहुत वीक एज कंपेयर टू जापानीज पीपल। तभी ओवरसीज कर्स स्पिरिट इतना यूजुअली पैदा नहीं होती और होते हैं तो स्ट्रॉन्ग ही होती है। मारो पूछता है ओवरसीज कर्स एनर्जी वीक है तो कर्स स्पिरिट स्ट्रॉन्ग कैसे पैदा होती है? एंड यूजी सेज वेल कर्स एनर्जी वीक है इसलिए ना। ओवरसीज कर्स एनर्जी जो लीकेज है वो लिमिटेड है, मतलब वो थोड़ा एमिट करते रहते हैं और थोड़ा छोटी मोटी कर्स स्पिरिट फॉर्म नहीं हो पाती, वो इकट्ठा होती है और फिर बहुत बड़ी कर्स स्पिरिट फॉर्म होती है, सिंपल बात। और जब 70 साल पहले पूरी दुनिया को बता देगा था कर्स स्पिरिट्स के बारे में तो तब कर्स एनर्जी ओवरसीज से फ्लो होने लग गई थी टोक्यो के अंदर। ना तुम्हारा सवाल होगा बाहर से कर्स एनर्जी टोक्यो में फ्लो के यहाँ पे कर्स स्पिरिट क्यों फॉर्म हो रही है? वेल 70 साल पहले दुनिया को बताया गया था कर्स एनर्जी कर्स स्पिरिट्स के बारे में, तो एक झूठ बोला गया था कि कर्स स्पिरिट बस और बस टोक्यो में ही फॉर्म होती है और कहीं नहीं होती। तो पूरी दुनिया जब टेंशन लेती है कर्स स्पिरिट कर्स एनर्जी के बारे में तो उनके दिमाग में बस टोक्यो आता है, सारे जो इविल एनर्जी है वहीं पे जा ट्रांसफर होती है। यूजी के ये बोलता है कि जब मैंने बोला था कि अगर तुम जापानीज लोगों में से कर्स एनर्जी रिमूव कर दो तब भी कर्स स्पिरिट फॉर्म होगी, मेरा ये मतलब था जापानीज लोगों से नहीं होगी पर फिर अब्रॉड ओवरसीज लोगों से होगी। बट जहां पे अभी हम हैं जहां से सारे लोगों की सोल गुजरती है, नॉट सिर्फ जापानीज पर ऑल ओवर द अर्थ, हर बंदे की यहाँ से सोल गुजरती है। तो यूजी वही कहा अगर हमें कर्स एनर्जी रिमूव करनी है पूरे वर्ल्ड से तो हमें सिर्फ जापानीज नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के सोल्स को इफेक्ट करना पड़ेगा और दैट्स इम्पॉसिबल, राइट? मारू बड़े ध्यान से यूजी की बात सुन रहा है, बोलता है ओके बोलता जाता हूँ मैं सुन रहा हूँ। यूजी बोलता है देख जो मैं बोल रहा हूँ ना कि हम कर्स एनर्जी एलिमिनेट करेंगे, उसका मेरा ये मतलब ये नहीं कि हम कंप्लीटली हटा देंगे, उसका मेरा मतलब ये है कि जितनी हटा सके उतनी हटा देंगे एटलीस्ट। बिकॉज़ कंप्लीट कर्स एनर्जी रिमूव करना इज नॉट पॉसिबल। अगर हम जापानीज और सिमूरियन लोगों की सोल को ऐसा रीशेप कर देंगे उनसे कर्स एनर्जी बने ही ना, तभी वही बात ओवरसीज वाले लोगों की वजह से ऐसा होएगा ही होगा, कर्स स्पिरिट्स बनेंगी बट इससे एटलीस्ट कम अमाउंट ऑफ कर्स स्पिरिट्स फॉर्म होंगी। इसलिए मारू अपनी जो हार मानने वाली टेक्निक है वो अभी बस सिमूरियंस और जापानीज लोगों पे करने वाला है। ऑल्सो कंप्लीट कर्स एनर्जी इसलिए भी रिमूव नहीं करने वाले बिकॉज क्या पता कर्स एनर्जी रिमूव होके फिजिकल बॉडी पे कुछ इफेक्ट हो, पर हाँ उन लोगों पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा जिन पे हेवनली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी है। और ये बोलते हुए हमें प्राइम टोजी और प्राइम माकी दिखाए गए हैं। मारू यूजी की बात समझ चुका है, वो बोलता है पर दिक्कत नहीं वाली फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर में कोई सॉर्सर तो होगा नहीं पर कर्स स्पिरिट्स तब भी पैदा होंगी तो कौन हैंडल करेगा उनको? यूजी बोलता है अबे तू मेरे पे छोड़ दे चीज, मैं अभी नहीं मरने वाला,
मेरे में बहुत टाइम पड़ा है, तब तक मैं उस काउंटर में प्रिपेयर कर लूंगा, चिंता मत कर। एटलीस्ट आज के कंपेयर में फ्यूचर बढ़िया ही होगा। आज दिन में 5-7 कर्स स्पिरिट फॉर्म हो जाती हैं, फ्यूचर में 1 साल में मे भी 2 या 3 होंगी बस। इसके चलते टोक भी वापस रिकंस्ट्रक्ट हो पाएगा, जो अभी हेल बन चुका है। यूजी बोलता चिंता मत कर, कुछ ना कुछ करके मैं हैंडल कर लूंगा चीजों को। इसके बाद यूजी काफी सारे सवाल पूछता है मारू से। पहला सवाल कि यहाँ पे बस वो समन होते हैं जो हारमोनी के लिए नेसेसरी हो। दूसरा, क्या डिफरेंस है कर्स स्पिरिट्स और कालियान्स के अंदर? और कोई भूल चुका है तो कालियन वो चीज जो ये सिमूरियन एलियन जिनको प्रे करते हैं, इनके डिवाइन क्रीचर्स। तीसरा सवाल, कालियान्स तुम पर्टिकुलर स्पीशीज पर अटैक क्यों नहीं करते हैं? बाकी जो एलियन स्पीशीज है जैसे कि डेस्कुंटे, उन पर अटैक क्यों करते हैं वो? ना यूजी एकदम से एलियंस में क्यों इंटरेस्ट शो कर रहा है? क्या उसने कोई एलियन बैड देख लिया? क्या उसने डाबूरा की बहन देख ली? वो तो नहीं पता। एंड ऑल्सो अब ये लोग उसी रूम में जिसके अंदर बहुत सारे टॉयज और रखे हुए थे। खैर मारू बोलता है देख भाई तुझे पता है कर्स स्पिरिट्स आर एविल शिट, दे आर बोर्न फ्रॉम कर्स एनर्जी, तो हम कुछ भी कर नहीं सकते उसका। यूजी बोलता है तो सही बोल रहा, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो इविल ही होंगे सारे। यूजी बस समझाते हुए 2 लोगों का एग्जांपल देता है और वो 2 लोग हैं चोसो और टेनगेन। यूजी बोलता है बहुत टाइम पहले एक इमॉर्टल सोर्सर एग्जिस्ट करता था, इसका नाम था टेनगेन। दैट पर्सन वाज ओवर 5000 ईयर ओल्ड एंड दैट इज मिस इंफॉर्मेशन राइट देयर। टेनगेन को 10,000 के आसपास था। आई थिंक यूजी को मालूम नहीं है। एनीवेज यूजी आगे बोलता है एक पॉइंट पे आके वो काइंड ऑफ कर्स स्पिरिट में ही ट्रांसफॉर्म हो गया था, जो हम सीजन 3 में देख रहे हैं। बट तब भी वो इविल नहीं बना। और सेम मेरा बड़ा भाई चोसो, वो हाफ कर्स स्पिरिट और हाफ ह्यूमन से बनाया गया था। हाँ शुरू में थोड़ी दिक्कतें थी हमारे बीच, पर सब कुछ ठीक हो गया था बाद में। तो मुझे रीजन बता कि तुम्हारे जो कालियंस हैं वो और स्पीशीज पे अटैक क्यों करते हैं, तुम पे क्यों नहीं करते? मारू बोलता है बिकॉज जो सोल का कलर है हमारा कालियंस का वो सिमिलर है। सोल्स के होते हैं डिफरेंट कलर्स, और हमारी एलियन रेस और जो कालियंस है उनका सोल कलर सेम है। मीनवाइल दूसरी रेस है डेस्कुंटे से डाबूरा बिलोंग करता है, उनका सोल कलर अलग है, इसलिए कालियंस उन्हें अटैक करते हैं। सो प्रॉब्लम सोल के अंदर ही है, और यही रीजन है कि मारू वगैरह एलियंस को कालियंस और कर्स स्पिरिट सेम नेचर के लगते हैं। यूजी बोलता है अच्छा अब मैं समझाऊं, मतलब वो तुम पे अटैक नहीं करते हैं बिकॉज तुम्हें अटैक करने का उन पे कोई रीजन ही नहीं है, वो तुमको काइंड ऑफ अपना ही मानते हैं। मारू आगे बोलता है और तुम्हारी अर्थ पे कर्स स्पिरिट है, उनका जो सोल कलर है वो सेम है कालियंस की तरह ही। नाउ हमें ये सब क्यों बताया जा रहा है तो तुम समझ चुके होगे। जैसे कालियन ये एलियन रेस जिससे मारू क्रॉस बिलोंग करते हैं उन पे अटैक नहीं करते हैं, सेम कर्स स्पिरिट्स भी। तो मे भी लोग यही प्लान कर रहे हैं कि सबका जो सोल कलर है वो सेम ही कर दो, कोई किसी पर अटैक ही नहीं करेगा। सिंपल बात। ये लोग ऐसा कैसे करेंगे? बेसिकली जहां पे अभी प्रेजेंट है सारी सोल गुजरती है उस जगह को रीमॉडल कर देंगे। बेसिकली ऐसे कर देंगे जो आगे जनरेशन पैदा होगी उनका सोल कलर सेम ही होगा, और जितनी हो सके उनमें से उतनी कर्स एनर्जी रिमूव हो जाए। सिंपल बात। नाउ इनकी बातचीत के बीच हम शिफ्ट होते हैं डाबूरा पे, जिसके सामने अभी कोई लेडी है और वो बोल रही है ठीक है कोई दिक्कत नहीं तू ले जाए इसको। और डाबूरा के हाथ में इस टाइम है ब्लैक रोप्स। याद है ना ब्लैक रोप्स कहां मिलते हैं? अफ्रीका में। What the hell this man is doing in Africa? You're fighting Mahoraga right there. तूने उसको हरा दिया ऑफ स्क्रीन। वेल आई एम नॉट इवन श्योर अबाउट दैट, क्योंकि अगले पैनल में मारू बोलता है मुझे माफ कर दे डाबूरा, मैंने उस टाइम भी ऐसा करा था और मैं अब भी ऐसा कर रहा हूँ। वो डाबूरा को फेस टू फेस ये बात बोल रहा है बिकॉज ये लोग अभी वहीं पे हैं जहाँ पे मारू और यूजी थे। नहीं नहीं नहीं, ये मतलब मैं समझना कि डाबूरा हार चुका है, वो मर गया, उसकी सोल पास ऑन हो रही है। नो, मारू ने बोलता ना मैंने पहले भी ऐसा था और मैं अब भी ऐसा कर रहा हूँ। उसने पहले डाउरा और डाबूरा की फाइट को इंटरप्ट करने का ट्राई करा था और उसने अब ऐसा कर दिया है। इसका क्या मतलब? मैं समझ रहा हूँ। मारू ने डाबूरा को महावरा के फाइट से निकाल दिया। देखो मारू चाहता है हारमनी, सारी फाइट सारा खत्म हो जाए और उसके लिए इसी टेक्निक कुछ भी करने को रेडी हो जाती है। डाबूरा क्या चाहता है? उसकी बहन के ऊपर जो श्राप या बोलो बाइंडिंग वॉल लगा रखा है डेस्कुंटे चीफ ने, चैप्टर 8-9 के अंदर एलियंस का पास आके देख लेना, जब वो बाइंडिंग वॉल या वो श्राप हट जाए और चीजें वो कैसे हट सकती है? थ्रू ब्लैक रोप्स। तो बिकॉज ऑफ मारूज हारमनी टेक्निक, शांति कायम करने वाली टेक्निक, डाबूरा चाहिए थी ब्लैक रोप और सीधा मारू टेक्निक ने उसे वही दिलवा दिया। नाउ मे भी ऐसा होता है डाबूरा ने महावरा को हरा दिया, उसके बाद वो अफ्रीका पहुंचा बिकॉज ऑफ मारूज टेक्निक, या मे भी बीच में उठा लिया। मेरे हिसाब से उसने महावरा को हरा दिया हो, पर हाँ उसका में डोमेन की पावर है क्या हमें वो नहीं दिखाई गई। एनीवेज अभी डाबूरा और मारू कन्वर्सेशन के बीच आती है डाबूरा की सिस्टर जो बोलती है भैया घर चले, ब्लैक रोप्स की वजह से डेस्कुंटे चीफ ने कर्स लगाया था वो टूट चुका है और आपका रोल भी यहाँ कंप्लीट हो चुका है। डाबूरा क्या रोल था? ये मारू क्रॉस ये स्पीशीज इनको प्रोटेक्ट करना, इसीलिए वो लोगों के साथ आया था और अब ये लोग वैसे ह्यूमन के साथ हारमनी में आने वाले हैं, तो डाबूरा कोई रोल नहीं रहा इधर, बस वो चला जाएगा वापस अपनी बहन के अपने घर। तो यार दैट्स इट। डाबूरा शूट से एग्जिट लेता है, मारू बोलता चल ठीक है मिलते हैं फिर कभी। इसके बाद मारू यूजी शुक्रिया करता है जो तूने अब तक मेरे को समझाया, करा हमारे लिए, शुक्रिया सबके लिए। यूजी बोलता है टेंशन नॉट, बट तेरे को अभी बहुत बड़ा काम करना है याद है ना? मारू बोलता है हाँ और वो मैं खुद कर लूंगा चिंता मत कर। यूजी बोलता है ठीक है चल फिर, वो भी जानने लग जाता है और जाते हुए यूजी और मारू दोनों सेम डायलॉग ही बोलते हैं, दे से आई लीव द रेस्ट टू यू। यूजी कंधों पे अब भी काम आ जाओगे, फ्यूचर में कुछ होगा यूजी संभालना पड़ेगा, पर प्रेजेंट में कौन संभालने वाला सब कुछ? अपना मारू। और तो जब मारू ये सब बोलता है उसके हाथ से आसपास
पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं कुछ, और उन पार्टिकल्स के पीछे हमें यूका, सुरुगी, क्रॉस और मीनू दिखाया जा रहा है। एंड आई थिंक मीनू के अलावा तीनों मर चुके हैं। इसके बाद हम दुनिया के डिफरेंट नजारे देखते हैं जहाँ पे आसमान से कुछ व्हाइट पार्टिकल्स गिर रहा है, जो मे बी मारू कर्स टेक्निक हारमनी वाली शुरू होने वाली है। कैसे बाद हम मारू पे आते हैं और वो बोलता है अर्थ जो सारे कर्स स्पिरिट्स है मुझे माफ कर देना बिकॉज तुम मरने वाले हो। मारू फिर से सॉरी बोलता है। ही ऑल्सो सेज रेस्ट इन पीस कर्स स्पिरिट्स को, दिस मैन इज सीरियस। खैर तभी कोई उसका हाथ आके पकड़ लेता है और वो है उसका भाई क्रॉस। वेल नॉट ओनली क्रॉस, यहाँ पे सुरुगी और यूका भी आ जाते हैं और इन सब ने दूसरा हाथ पकड़ लिया है। पावर ऑफ फ्रेंडशिप। वेल जैसे मैंने बोला ये लोग जिंदा नहीं है, बस मारू जिंदा है, पर हारिम परफॉर्म करने के लिए आई गेस उसे इमोशनली इन लोगों की जरूरत है, इसलिए लोग यहाँ समन हो चुके हैं बस। खैर इन सबको देख के मारू रोता है, सबका शुक्रिया करता है, बट देन ही इमीडिएटली लॉक्स इन बिकॉज वो कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। लास्ट पेज इज अ डबल स्प्रेड जहाँ पे लोग आसमान में खड़े हुए हैं और सारे पार्टिकल्स है वो आसमान में शूट हो रहे हैं, वो सब टेक्निक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्रॉस बोलता है ऑल द सोल्स विद अ प्रेयर फॉर पीस एंड मारू सेज द रिचुअल ऑफ हार्मनी आई शैल कंडक्ट टू कंप्लीशन एंड विद दैट चैप्टर 23 एंड्स। वही इन्होंने आखिरी में भी आके सोल्स को ये बोला कि हम शांति के लिए करने वाले हैं और जो रिचुअल है हार्मनी का वो हम पूरा करके ही रहेंगे। सो या दैट्स इट। अब इसके बाद हमारे पास कितने चैप्टर बचते हैं? मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 ही। मैं सब क्यों बोल रहा हूँ बिकॉज शुरू में बता दिया गया था कि मॉड्यूलों के अंदर बस 3 वॉल्यूम्स ही होंगी और 3 वॉल्यूम्स खत्म होने में 2-3 चैप्टर ही बचे हैं बस। मोस्ट प्रोबेबली अगले 2 चैप्टर के अंदर हमें जो नया वर्ल्ड होगा वो दिखाया जाएगा कि क्या चीजें चल रही हैं, पीस मेंटेन हुआ है नहीं हुआ है, यूजी का हांड रहा है अभी। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि मे बी अगले चैप्टर के अंदर यूजी आके महारागा को हराए बिकॉज मारू ने डाबुरा को मिड फाइट ही उठा लिया था, तो महारागा उधर खड़ा है वेट कर रहा है कि भाई मुझसे कौन लड़ने वाला है, रिचुअल तो कंप्लीट करो भाई। वेल आई डोंट थिंक ऐसा होगा। मोस्ट प्रोबेबली डाबुरा ने वन शॉट कर ही दिया होगा महारागा को अपने डोमेन को यूज कर। और इतना मेरे को लग रहा है वो जो आई फॉर्म होती है डाबुरा के पीछे से में भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी बीम शूट होती है, महारागा वन शॉट हो गया। एनीवे चैप्टर 23 इतना ही था और हम पीस की तरफ आगे बढ़ तो गए एक्चुअली। जैसा मैंने बोला मे बी हमें वो स्वीट एंडिंग मॉड्यूल के अंदर देखने को मिल जाए। बाकी देखो जुत्सु काइसेन की मांग हम काफी टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं। वी नो हाउ गे राइट्स, तो हैप्पी एंडिंग मिले वो तो मुश्किल लगता है, मिल जाए तो अच्छी बात है। वैसे स्टाइल तो ये है चीजें रियल लाइफ की तरह अनकंप्लीट छोड़ देना। एनीवेज उम्मीद ये वाली वीडियो इतनी ही थी। बता तुम्हें कैसा लगा चैप्टर। मैं दूसरे की वीडियो जे रही मैं मिलता हूँ। सायोनारा। मेरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मैं क्या करूं भाई, हाथ